रात के करीबन 3 बज रहे थे। यश अपने कमरे में बेखबर सोया हुआ था। तभी अचानक किसी बुरे सपने से उसकी आंख खुल गई तो पूरे कमरे में धुंध ही धुंध नजर आने लगी। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कमरे में घबराहट और बेचैनी इस कदर बढ़ गया कि वो उठकर अपनी बालकनी में चला गया और सिगरेट पीने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा और वो वापस अपने कमरे में आया। कमरे का तापमान बहुत ही कम था। उसने एसी की ओर देखा तो वो भी बंद था। मुंबई के उसूम वाले माहौल में बिना एसी के कमरा इतना ठंडा कैसे हो रहा है, वो ये सोच ही रहा था कि उसका फोन दोबारा बजने लगा। फोन उसके पापा का था। बेटा, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई। यश के हाथों से फोन जमीन पर गिर गया। उसे समझ ही नहीं आया कि पापा ने जो कुछ भी कहा वो सच है या सपना। शायद ये बेचैनी और घबराहट माँ के कारण ही हो रही थी, क्योंकि संतान और माँ के दिल के तार तो बच्चे के जन्म से पहले ही जुड़ जाते हैं। उसने अपनी अलमारी से 2 जोड़े कपड़े निकालकर अपना बैग पैक किया और कार से रात में ही गांव की ओर निकल गया। जब वो घर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार भी इकट्ठा हो चुके थे। मां की अंतिम यात्रा शमशान ना पहुंचकर एक कब्रिस्तान में पहुंची। वहां पर पहले से ही कब्र खुदी हुई थी। पापा, हम लोग मां को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? हमें तो शमशान जाना चाहिए था। बेटा, अब इस गांव के रिवाज बदल चुके हैं। हम लोग शमशान में नहीं जाते, बल्कि सभी लाशों का अंतिम संस्कार अब ऐसे ही होता है। मगर ऐसा क्यों? यदि माँ का विधि में अंतिम संस्कार नहीं हुआ और उनकी अस्थियों को गंगा में विसर्जन नहीं किया गया तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? बेटा, ज्यादा सवाल मत कर, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। यश के मना करने के बावजूद वे लोग यश की मां को कब्रिस्तान में दफना कर आ गए। यश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हुआ। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर उसे अपनी मां की शक्ल नजर आ रही थी। तभी वो अपना ध्यान परिवर्तित करने के लिए रात में गांव की गलियों में घूमने लगा। तभी उसे पायल की आवाज आने लगी। उसने उस आवाज की तरफ घूमकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई दबे कदम उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। अचानक उसे तेज धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गया। और फिर जैसे ही वो उठा, किसी ने जमीन से उसे 4 फीट ऊपर उछाल दिया और वो फिर जमीन पर गिर गया। वो आसपास देखने लगा मगर कोई भी नजर नहीं आया। दर्द से कर्राता हुआ वो उठा और इस हादसे के बाद यश की सोचने समझने की शक्ति कम होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह घर जाकर चुपचाप सो गया। उसके पिता जो वहीं पर सो रहे थे, उन्होंने एक बार उसकी तरफ देखा मगर कुछ नहीं कहा। यश बिस्तर पर सारी रात सोचता रहा कि अभी जो कुछ भी हुआ उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह थोड़ी देर नींद लगी थी कि मंदिर में होने वाली आरती की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह तुरंत अपने बिस्तर से उठा और नहाकर सीधे मंदिर पहुंच गया। मंदिर में होने वाली आरती में शामिल होकर कुछ देर उसके मन को बहुत सुकून मिला। ऐसा लगा मानो रात की सारी परेशानियां और थकान उसके जहन से उतरती जा रही थी। पंडित जी उसे आरती देने लगे तो उसकी शक्ल देखकर कुछ पल के लिए खामोश हो गए और फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आने वाले 10 दिन तुम्हारी जिंदगी में बहुत भारी है। तुमने कल जो गलती की है वो उस कारण वापस लौट कर आ जाएगी। मैंने कौन सी गलती की है? कौन लौट कर आ जाएगा? आप साफ साफ बताइए। कुछ अघोरी और ओझाओं के प्रभाव में आकर इस गांव के लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता को भूल रहे हैं और पश्चिम संस्कृति को अपनाकर अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है
कि ऐसा करने से उनके घर के सदस्य वापस लौट कर आ जाएंगे, मगर उन्हें नहीं पता कि इस गांव पर बहुत बड़ी विपदा होने वाली है और कल इसकी शुरुआत हो चुकी है। हो सके तो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करना। हरि ओम। पंडित जी की बात सुनकर यश ने मन बना लिया था कि आज वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके रहेगा। इस बारे में अपने पापा से बात करने के लिए वो घर लौट आया, मगर घर पर कोई नहीं था। उसने अपने पापा को फोन लगाया तो फोन नॉट रीचेबल था। वो खुद ही घर से फावड़ा लेकर अपनी माँ की लाश को कब्र से निकालने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसकी माँ की लाश कब्र से बाहर निकली हुई थी और उसके पिता कुछ तांत्रिकों के साथ मिलकर किसी तंत्र क्रिया को अंजाम दे रहे थे। उल्लू और चमगादड़ वहां पर बहने की आवाज निकाल रहे थे। आसमान से खून की बारिश होने लगी। यह दृश्य देखकर यश की हिम्मत जवाब दे गई, मगर वहां मौजूद दूसरे सभी लोगों के चेहरे पर चमक थी। तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपनी मां को जिंदा देखकर यश थोड़ा हैरान भी था और परेशान भी कि यह कैसे संभव है। पूरी प्रक्रिया यश के लिए एक राज थी, मगर यश के पिता इस बात से अनजान थे कि तांत्रिकों ने उसकी मां के शरीर में एक शैतानी रूह का वास किया है। उसकी मां नहीं बल्कि एक शैतान बन चुकी थी। उसने अपनी लाल आंखों से यश की तरफ देखा। यश जिस पेड़ के पीछे छिपा था वह पेड़ जलकर राख हो गया। यश अब सबके सामने मौजूद था। हम तो सोच रहे थे केवल एक इंसान को ही मारकर यहाँ पर दफनाना होगा, मगर हमारी इस क्रिया के 2 गवाह हो गए हैं। इन दोनों को पकड़ो और यहीं पर जिंदा दफना दो। तांत्रिक के कहने पर वहां मौजूद 4 लोग उठे और यश और उसके पापा को पकड़ लिए। यह सब क्या है? और यदि मेरी मां सच में जिंदा हो गई है तो तुमने हमें क्यों पकड़ रखा है? मरकर कभी कोई जिंदा हुआ है क्या? जो अब होगा वो तो हमारा फैलाया हुआ भ्रम था जिसमें तुम सब लोग फंस गए। कई लाश यहाँ पर दफन हुई, मगर किसी के भी शरीर में शैतान दाखिल नहीं हो पा रहा था। वो सब लाशें हमारे लिए बेकार थी, मगर हमारे पिछले 5 सालों की मेहनत रंग लाई। आज देखो शैतान जिंदा हो गया। कहते हुए वो तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। अब बस 2 दिन और उसके बाद इस दुनिया पर शैतान का साम्राज्य होगा। कहते हुए उस तांत्रिक ने उन दोनों के सर पर वार किया। उन दोनों को वहां गड्ढे में दफना दिया। यश के पिता की तो उसी वक्त मौत हो गई थी, मगर यश जिंदा था। उन लोगों ने उसे जिंदा ही दफना दिया और वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के बाद मंदिर के पुजारी ने तुरंत वहां गड्ढा खोदकर यश को बाहर निकाला और अपने साथ मंदिर में ले आए। अगले दिन जब यश को होश आया तो उसकी आंखें नम थी। मां के साथ साथ उसने पिता को भी खो दिया था। बेटा, तुम्हें उन लोगों से अपनी मां के शव को हर हाल में प्राप्त करना होगा और उसका अंतिम संस्कार ही इस पूरी समस्या का हल है। मगर तुम जितना सोच रहे हो वो उतना आसान नहीं है। वो लोग इस वक्त साधना में होंगे। यही वक्त है जब तुम अपनी मां के शव को हासिल कर सकते हो। येलो रुद्राक्ष की माला और पवित्र त्रिशूल, यह तुम्हारी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। पुजारी के कहने पर यश मां दुर्गा को प्रणाम करके कब्रिस्तान की ओर निकल गया। वहां देखा तो उन लोग उसकी मां की शव को बीच में रखकर कुछ विशेष अनुष्ठान कर रहे थे। जैसे ही उन लोगों को यश के वहां होने का एहसास हुआ, उन्होंने आहुति में खून डाला। आसमान से पत्थरों की बरसात होने लगी। वे पत्थर यश के ऊपर गिर रहे थे। पत्थरों की बरसात से यश घायल होने लगा था, मगर उसे अपनी मां को शैतान बनने से बचाना था, इसलिए वो आगे बढ़ता रहा। उल्लू और चमगादड़ तेजी से चीख रहे थे। आंधी के झोंके के साथ मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में जा रही थी। दूसरी तरफ तांत्रिक अपनी साधना में लीन थे। तभी यश भगवान का नाम लेने लगा और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उसने वहां मौजूद अपनी मां के शव को तुरंत रुद्राक्ष की माला पहनाई और मुख्य तांत्रिक पर त्रिशूल से वार कर दिया। जैसे ही उस त्रिशूल से वार किया,
यश की मां के गले में रुद्राक्ष की माला होने के कारण बुरी तरह से तड़प रही थी। यश ने उस त्रिशूल को लिया और अपनी मां के सीने में भी डाल दिया। उसकी मां के शरीर से भी एक काला धुआं बाहर निकला और पूरे कब्रिस्तान में जो हलचल मची हुई थी खामोश हो गई। तांत्रिक के सहयोगी डर से वहां से भाग गए। तब तक पुजारी और दूसरे गांव के लोग वहां पर आ गए थे। पुजारी ने सभी लोगों को हकीकत बताई। तब गांव के सभी लोगों ने मिलकर यश की मां का और तांत्रिक की लाश का भी अंतिम संस्कार किया। हमारे कई वेद और शास्त्र में इंसान को पूजनीय देने का तरीका है, मगर कुछ राज को राज रहने दिया जाए तो सही रहता है। मिस्टर शर्मा के घर बेटी की बारात आई हुई थी। वे उसका स्वागत करने में व्यस्त थे। तभी उनके पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। मिसेस शर्मा चिल्लाते हुए वहां आई और मिस्टर शर्मा का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कहीं ले जाने लगी। उनका ये रवैया देखकर सभी हैरान थे। दुल्हा भी उनके पीछे पीछे सच्चाई जानने के लिए गया तो उस कमरे में पहुंचकर उसके होश उड़ गए। पूरे कमरे में खून फैला हुआ था और उसकी होने वाली दुल्हन मृतावस्था में पड़ी थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से कटा हुआ था। पूरी ज्वेलरी, सामान सब कुछ बिखरा हुआ था और वहां से शादी का लाल लहंगा गायब हो चुका था। कोई पुलिस को बुलाओ, ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ? कहते हुए वो जोरों से रोने लगी। इंस्पेक्टर ने जब वहां आकर देखा तो वो खुद भी बहुत हैरान थे। लाश की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि यदि वो घर पर नहीं होती तो पहचानना मुश्किल होता। ये सब क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शहर में इस तरह का ये चौथा केस है। दुल्हन का इतना बेरहमी से खून कर दिया गया और सारी ज्वेलरी वहीं पर पड़ी हुई है, मगर लहंगा गायब है। कौन हो सकता है इन सब के पीछे? दूसरी तरफ मीरा आज बहुत खुश थी। 4 दिनों के बाद उसकी शादी थी। सभी लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे, मगर सबके मन में कहीं ना कहीं शहर में होने वाली घटनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्यों ना हम लोग कहीं और जाकर शादी करें। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पर सब कुछ बुकिंग हो चुकी है। कहीं और जाकर नए सिरे से सब कुछ बुक करना होगा और दोबारा शादी की सारी तैयारी करना लगभग नामुमकिन सा है। हम लोग शादी यहीं पर करेंगे और मीरा की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था कर लेंगे। कोई चोर हो तो उससे रक्षा की जा सकती है, मगर आत्मा से कैसे आप मेरी बेटी को बचाओगे? तुम भी दूसरे लोगों की तरह बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो। ये आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता, लोगों का फैलाया हुआ भ्रम है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी मीरा वहां पर आ गई और अपनी शादी का लहंगा उन दोनों को दिखाने लगी। माँ, देखो ये लहंगा कितना सुंदर है। बुटीक वाले ने इस पर कितना सुंदर जरदोसी का वर्क किया है। सच में बहुत सुंदर है। शादी वाले दिन जब तू इसे पहनेगी तो एकदम राजकुमारी सी लगेगी। कहते हुए उन्होंने आगे बढ़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, मगर उनके मन में कहीं ना कहीं संशय जरूर था। वे अपने पिता की ओर देखते हुए इशारे में उन्हें अपना निर्णय बदलने के लिए कह रही थी। आंखों ही आंखों में उसे शांत रहने के लिए कहा, बेटा एक बार इस लहंगे को पहनकर देख लो। कोई फिटिंग की प्रॉब्लम होगी तो अभी 4 दिन का समय है, सब कुछ अच्छे से ठीक हो जाएगा। हाँ पापा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। एक बार ट्राई करके आ जाती हूँ। कहते हुए मीरा अपने कमरे में गई और अपना शादी का लहंगा पहनकर कांच में खुद को निहारी रही थी कि उसे कांच में किसी और की परछाई नजर आने लगी। उसने चौंक कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। उसे लगा कि वो उसके मन का भ्रम होगा। वह लहंगा पहनकर अपनी मम्मी पापा को दिखाने के लिए हॉल में चली गई। कमरे में खिड़की के पास लगी हुई विंड चाइम जमीन पर गिर गई और कमरे की लाइट्स अपने आप बंद चालू हो रही थी। देर रात जब मीरा खिड़की के पास बैठी अपने होने वाले पति से फोन पर बातें कर रही थी, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके पीठ पर कुछ गर्म हवाएं आ रही है, जैसे कोई तेजी से उसके पीछे सांस ले रहा हो। बाहर सर्दी का मौसम है और खुली हुई खिड़की, ऐसे में पीठ पर गर्म हवा महसूस होते ही वो मुस्कुराते हुए बोली, मुकुंद के बच्चे, चुपचाप मेरी बातें सुनता है? रुक, तुझे अभी बताती हूँ मैं। कहते हुए वो अपने भाई को मारने के लिए पलटी तो पीछे कोई नहीं था। वह कमरे में उसे ढूंढने लगी, मगर कमरे में कोई नहीं था। वो बेफिक्र होकर दोबारा मोबाइल पर बात करने लगी।
दूसरे दिन मीरा की हल्दी की रस्म थी। उसकी सहेलियां और दूसरे रिश्तेदार उसके साथ मस्ती मजाक करते हुए उसे हल्दी लगा रहे थे। तभी उसके पूरे शरीर पर तेज खुजली होने लगी और हल्दी का कलर पूरा काला हो गया था। अरे ये कैसा अपशगुन हो गया है, हल्दी पूरी काली हो गई है। अब क्या होगा? ऐसे शुभ मौके पर ये सब क्यों हुआ है? अरे आंटी, आप बेकार ही परेशान हो रही हैं। आजकल सब कुछ केमिकल वाला होता है। हो सकता है हल्दी में कोई केमिकल मिला हो, इस कारण हल्दी का रंग काला हो गया हो। मीरा, तू जल्दी से उठकर नहा ले ताकि तेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। अपनी सहेली के कहने पर मीरा तुरंत नहाने के लिए चली गई, मगर वो इस बात से अनजान थी कि बाथरूम में लगे हुए बड़े से मिरर में से एक साया उसे देख रहा है। वो नहा ही रही थी कि शावर में से पानी की जगह खून आना शुरू हो गया। पूरा बाथरूम लाल हो गया। वह आधी सी नहाकर बाथरूम से बाहर आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ वहम नहीं हो सकता। अब उसके मन में भी भय पैदा हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके शादी वाली रात उसकी भी मौत हो जाए। डर के कारण वो कमरे के एक कोने में बैठी थर थर कांप रही थी। तभी उसके पापा वहां आए। वह तुरंत उनके गले लगकर रोने लगी और उन्हें अपने मन की बात बता दी। अरे यह सब तुम्हारे मन का वहम होगा। हल्दी के ऊपर साबुन लगाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है, पता है ना। हो सकता है तुमने हल्दी छुड़ाने के लिए साबुन लगाया होगा, वही लाल पानी पूरे बाथरूम में फैल गया और तुम बेकार ही डर गई। अरे कल तुम्हारी शादी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी अपनी शादी में यूं डरी डरी से घूमे। चलो अब जल्दी से मुस्कुरा दो। कहते हुए उन्होंने उसे गुदगुदी कर दी। वो भी खिलखिलाती हुई हंसकर अपने पापा के गले लग गई। आधी रात को जब वो सो रही थी तो उसे बिस्तर में काफी ठंड होने का एहसास होने लगा। ऐसा लगा वो बर्फ की सिल्ली पर लेटी हुई है। वो ठंड से कांप उठी। उसके पास ही उसकी माँ सो रही थी। वो भी उसके इस तरह उठने से तुरंत उठकर बैठ गई। क्या हुआ तुझे? क्यों परेशान दिख रही है? माँ 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 वो। मीरा उन्हें सब कुछ बताना चाहती थी, मगर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसकी माँ को लगा शायद कल शादी है, इसीलिए घबरा रही होगी। उन्होंने उसे पकड़कर अपने गले लगा लिया, मगर मीरा पूरी तरह से ठंडी पड़ी हुई थी। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मगर वे अपनी बेटी को हर हाल में कल सुरक्षित रखना चाहती थी। उन्होंने तुरंत अपने भाई को फोन कर गांव से अपने गुरुजी को लाने के लिए कह दिया था। पूरे घर में मेहमानों की धूम मची हुई थी। सभी लोग बारात के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर मीरा की माँ के मन में बहुत डर था। मीरा भी डरते हुए तैयार होने लगी। तभी उसके कमरे में लाइट बंद चालू होने लगी और कांच में से एक साया उभर कर बाहर आया और उसे देखकर मीरा की चीख निकल गई। ये शादी मत करो, मना कर दो, बारात वापस भेज दो। कौन हो तुम और ये क्यों कर रही हो? शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जीवन में कुछ भी नहीं बचता। मेरी मानो शादी मत करो। किसने कहा शादी के बाद जिंदगी खराब हो जाती है? मैं क्यों तुम्हारे कहने पर शादी नहीं करूं? मैं तो शादी जरूर करूंगी। यदि तुम्हें शादी करनी ही है तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मरना होगा। शादी करने के बाद मरने से अच्छा है कि तुम अभी मर जाओ। कहते हुए वो अपने बड़े नाखूनों से मीरा के ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी गुरुजी वहां आ गए। रुक जा, मुझे पता था कि तू यहाँ जरूर आएगी। तू मीरा को नहीं मार सकती है। मैं मीरा को मार नहीं रही हूँ, बचा रही हूँ। शादी के बाद ससुराल वाले बहू को जिंदा जला देते हैं। मुझे भी उन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। मैं नहीं चाहती कि अब कोई और लड़की इस तरह तड़प कर मरे। बेटा, दुनिया में बहुत तरह के लोग होते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। यदि शादी में तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी और की शादी नहीं होने दोगी। शादी होना दो लोगों का मिलन इस प्रकृति को चलाने के लिए अनिवार्य है। तुम उस नियम को नहीं बदल सकती हो। बदलेगा, हर नियम बदलेगा। मैं किसी की भी शादी नहीं होने दूंगी। मुझे अब इस लाल लहंगे से डर लगने लगा है। तुम्हें अब इससे डरने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे गुनहगारों को सजा हम दिलाएंगे और तुम्हारी मुक्ति भी होगी।
कहते हुए गुरुजी ने कुछ मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल उसके ऊपर छिड़का तो वो खूबसूरत सी लड़की में बदल गई। उसने अपनी पूरी कहानी उन लोगों को सुनाई। तभी गुरुजी ने उसके घर वालों को सजा दिलवाने का विश्वास दिलाया और फिर उसे मुक्ति दे दी। मीरा की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। लाल लहंगे में सजी हुई मीरा बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने अपनी शादी के बाद गुरुजी की मदद से उस लड़की के ससुराल वालों को सजा दिलाई और अपना वादा पूरा किया। राहुल, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसकी आत्मा की शांति के लिए ये शादी जरूरी थी। हेलो सर। थैंक यू सर। यस सर, पार्टी तो बनती है। ठीक है सर, मैं अभी आता हूं। ओके सर। रानी सॉरी, मुझे अभी ऑफिस जाना होगा। आज हमारी शादी की पहली रात है राहुल। ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है रानी, 2 घंटे में आ जाऊंगा। ये पंखे को क्या हुआ? खराब तो नहीं हो गया? थैंक गॉड पंखा सही सलामत है। फिर से नहीं, ये क्या ड्रामा है? दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो राहुल, राहुल जल्दी से घर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। पर हुआ क्या है रानी? सब ठीक तो है? राहुल प्लीज घर वापस आ जाओ, प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ राहुल प्लीज। रानी, रानी तुम रो मत, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। रानी, रानी। राहुल, राहुल अंदर कमरे में कोई है उधर। रानी, रानी रिलैक्स। कौन है? पता नहीं, पर कोई तो है। उसने
उसने मेरी गर्दन दबाकर मुझे मारने की कोशिश भी की है। रानी शांत हो जाओ, मैं देखता हूँ, आओ मेरे साथ। बचाओ बचाओ। राहुल, राहुल तुम ठीक हो? राहुल क्या हुआ तुम्हें? डर गई ना तुम? राहुल ये क्या बेहुदा मजाक है। एक तो मैं पहले से ही डरी हुई हूँ, ऊपर से तुम मुझे और डरा रहे हो। सॉरी बाबा सॉरी, पर तुमने कहा था ना कि कमरे में कोई है, मगर यहाँ सिवाय हम दोनों के और कोई नहीं है। ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? आग! बचाओ! राहुल, राहुल आग! राहुल बचाओ! रानी, तुम ठीक हो? राहुल, इस घर में कुछ गड़बड़ है। कल किसी अनजान ताकत ने मेरी गर्दन दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। आज ये आग! ये घर हॉन्टेड है राहुल, हमें यहाँ से जाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है रानी, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम्हें कोई मारना नहीं चाहता है। ये सब इसकी वजह से हुआ है। इतना अंधेरा तो नहीं है किचन में जो तुमने मोमबत्ती जला ली। कुछ जलाना ही था तो लाइट जलाती। लेकिन राहुल। अच्छा छोड़ो अब ये सब बातें, और प्लीज जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय बना दो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है। ये मोमबत्ती मैंने कब जलाई? राहुल, राहुल बचाओ राहुल! क्या हुआ रानी, अब क्या हुआ? राहुल मुझे बचा लो प्लीज राहुल। कल जो भी हमारे कमरे में था उसने ही मेरी साड़ी में आग लगाई है। मैंने कोई मोमबत्ती नहीं जलाई थी और किचन का ये सारा सामान भी उसने ही गिराया है। प्लीज प्लीज एक बार मेरा विश्वास कर लो प्लीज राहुल। अरे लेकिन यहाँ तो केवल एक चाय की पतीली और उस छलनी के अलावा तो कुछ गिरा हुआ नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो रानी, रानी! हाँ। आई थिंक कृतिका के जाने से तुम थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो गई हो। तुम आराम करो, चाय मैं बना लाऊंगा और खाना बाहर से मंगवा लेंगे। ओह माय गॉड, रानी! मुझे मुझे नीचे उतारो। कौन है? राहुल प्लीज सेव मी। आई टोल्ड यू, कहा था मैंने इस घर में कुछ है। प्लीज सेव मी। बचाओ मुझे राहुल, बचाओ बचाओ। राहुल ये मुझे क्या हो रहा है राहुल? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा रानी। राहुल, राहुल मुझे बचा लो राहुल प्लीज। राहुल, राहुल प्लीज मुझे बचा लो राहुल। कौन है? तू सामने आ। क्यों मेरी वाइफ को परेशान कर रहा है? क्यों पीछे पड़ा है हमारे? हिम्मत है तो सामने आ। कृतिका, तुम मर चुकी हो फिर? ये सब, वो भी अपनी सगी बहन के साथ? ये बहन नहीं है राहुल, ये बहन के नाम पर कलंक है। इसने ही मुझे मारा है। मगर वो तो एक्सीडेंट था कृतिका। जिसका मास्टरमाइंड रानी थी।
हाँ राहुल, ये बात कड़वी है मगर सच्ची है। मैंने ये सब तुम्हें पाने के लिए किया, क्योंकि कृतिका से ज्यादा मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। इसीलिए उस दिन तुम दोनों को साथ देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया था। और तभी मैंने फैसला ले लिया कि मैं तुम्हें हर हाल में पाकर रहूंगी। हम दोनों ऑफिस में देर रात तक काम करते रहे, लेकिन कृतिका का मौत का सेटअप मैंने सुबह ही कर दिया था। और कितना काम करना है दीदी, घर नहीं चलना? मुझे अभी 1 घंटा और लगेगा, तू घर पहुंचना, मैं आती हूँ। ओके दीदी। आज तुम मेरी और राहुल की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओगी। ये बदबू, गैस ऑन रह गई है क्या? सॉरी कृतिका, मैंने ये सब राहुल को पाने के लिए किया। हेलो, फायर ब्रिगेड? राहुल, मैंने जो किया तुम्हें पाने के लिए किया। मुझे माफ कर दो राहुल, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे पागल, प्यार भी किया और इसकी प्रतिभा भी नहीं समझी। प्यार में लोग खुद को दर्द में रखकर प्यार की जिंदगी संवारते हैं, किसी की जान नहीं लेते। और तूने तो अपनी सगी बहन की जान ले ली। कृतिका, मैं तुम्हें वापस तो नहीं ला सकता, पर तुम अपना इंसाफ खुद कर सकती हो। बाहर जाओ। नहीं राहुल, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज 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 रुक जाओ राहुल, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज।